हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम आसक्ता या अधिगम अक्षमता। इसी को कहते हैं अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसएबिलिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ शब्द का है जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सैमुअल किर्क ने। मतलब अधिगम अक्षमता पद जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सैमुअल किर्क ने। कब किया था? 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में इन्होंने अधिगम अक्षमता शब्द का पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सबसे पहले आप यही याद रखिए कि अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया था। किसने किया था? सैमुअल किर्क। कब किया था? 1963 ईस्वी में। अब अधिगम आसक्तता या अधिगम अक्षमता होता क्या है? ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो है विकार होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने, गणितीय संबंधी प्रश्नों को हल करने आदि में उन्हें क्या होती है? कठिनाइयाँ महसूस होती है इन्हीं विकारों की वजह से। तो यही होती है अधिगम अक्षमता। ये जो विकार होते हैं व्यक्ति के अंदर, जिसकी वजह से वो ना सही से पढ़ पाता है, ना सही से लिख पाता है, ना सही से सीख पाता है, या ना सही से वो बोल पाता है, और उसके अंदर ना तर्क करने की क्षमता होती है और ना गणितीय संबंधी प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाता है। तो ये सब कठिनाइयाँ जिसकी वजह से उत्पन्न होती हैं उसी को कहते हैं अधिगम अक्षमता। अब ये किन कारणों से होता है? इसके जो है मुख्यतः 4 कारण हैं। मुख्यतः 4 कारणों से बच्चों में अधिगम अक्षमता होती है। पहला है हमारा आनुवांशिक कारक। क्या है? आनुवांशिक कारक। अब इसमें क्या होता है, जिनके माता पिता जो है उनके अंदर जो पहले से ही अधिगम अक्षमता से वो पीड़ित रहते हैं, तो क्या होता है, उनके बच्चों में भी यह गुण देखने को मिलता है। तो मतलब बच्चों में उनके माता पिता की वजह से अधिगम अक्षमता आ जाती है। तो ये होता है आनुवांशिक कारक, जिसकी वजह से उनके अंदर अधिगम अक्षमता आती है। दूसरा है तंत्रिकीय कारक। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है बच्चों में, उसमें कुछ समस्या आ जाती है, उसी कारण जो होती है बच्चों में अधिगम अक्षमता आती है। तो ये किसके कारण आती है? तंत्रिकीय कारण की वजह से अधिगम अक्षमता आती है। तंत्रिकीय। अगला है जन्म से पूर्व के कारक। जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले जब वो गर्भावस्था में रहता है तो उस दौरान कैसे अधिगम अक्षमता आती है? कभी कभी कुछ कारक भ्रूण को भी प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान बहुत ऐसे कारक होते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, और बच्चे में जो तंत्रिकीय विसंगति या समस्या उत्पन्न होती है इन्हीं कारकों की वजह से होती है। और वो कारक कौन कौन से हैं देखते हैं, किस वजह से भ्रूण गर्भावस्था में ऐसा होता है। जैसे माँ जो होती हैं अगर अत्यधिक दवाओं का सेवन करती हैं तो उसके वजह से भी उनके अंदर कुछ शारीरिक विकार देखने को मिल सकता है। और माँ अगर अधिक मदिरापान कर रही हैं, मतलब शराब ज़्यादा पी रही हैं, तो उसके वजह से भी बच्चों में इस प्रकार की अक्षमता देखने को मिल सकता है। अगर माँ कुपोषण से ग्रसित है, माँ जो है पहले से ही कुपोषित हैं, उन्हें आहार नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो बच्चे को कैसे मिलेगा जो गर्भ में उनके पल रहा है? तो इस वजह से भी विकार उत्पन्न होते हैं। गर्भवती महिला को गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर, अगर उसको पहले से कोई गंभीर बीमारी हो तो उसकी वजह से भी उसके बच्चे में ऐसा दिक्कत हो सकता है, कुछ उसके अंदर कोई अक्षमता आ सकती है जो आगे जो है भविष्य में उसके दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। चौथा कारण क्या हो सकता है? जन्म के पश्चात क्या होता है, जैसे किसी की दुर्घटना हो जाती है और उसके मस्तिष्क में चोट लग जाता है, तो मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से भी अधिगम अक्षमता देखने को मिलता है।
उसके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ये मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से होता है। अगर लेड, आर्सेनिक, पारा जैसे जो रासायनिक तत्व हैं शरीर में अगर चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी अक्षमता देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, जैव रासायनिक कारक। तो किसमें आएंगे, जैव रासायनिक कारक होंगे जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता होती है। और ये हमारा है दुर्घटना के कारण जो मस्तिष्क में चोट लग जाता है, तो ये कौन सा कारक, ये वातावरणीय कारक हो गया। तो जन्म के पश्चात में दो कारक होते हैं, एक जैव रासायनिक कारक होता है, एक वातावरणीय कारक होता है। अब देख लेते हैं कि अधिगम अक्षमता के प्रकार कितने टाइप के जो होते हैं अधिगम अक्षमता होते हैं। पहला हमारा है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता का मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसे बोलने में दिक्कत है, सही तरीके से अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता शब्दों में, तो इस टाइप के जो अक्षमता होते हैं वो मौखिक रूप से अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें सबसे पहला है अफेजिया बोलते हैं, ये मौखिक अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है कि अफेजिया और डिसफेजिया किस में आते हैं, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो एग्ज़ाम में केवल नाम ही पूछ लेता है कि मौखिक रूप से संबंधित अक्षमता कौन सा है, तो ये नाम दे देगा कोई दोनों में से एक, तो वो मौखिक रूप से अक्षमता हो जाएगी। अब अफेजिया में क्या होता है, अपने भावनाओं को, व्यक्ति जो होता है वो अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, मतलब अपने विचारों को वो सही तरीके शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की जो अक्षमता होती है वो अफेजिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अफेजिया। डिसफेजिया भी वही है, इसमें भाषा और संप्रेषण संबंधी दोष होता है, गले में कुछ विकार होता है, निगलने में कुछ दिक्कत महसूस होता है, जिसकी वजह से उसे भाषा और संप्रेषण संबंधी दोष उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो इसको कहते हैं डिसफेजिया। तो दोनों आप याद रखिए, ये मौखिक रूप से दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, अफेजिया और डिसफेजिया। अब पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत क्या आता है, कौन कौन सी हमारी अक्षमता आती है, डिसेबिलिटीज़। पहला है एलेक्सिया, दूसरा है डिसलेक्सिया। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे एग्ज़ाम में जो है यही ज़्यादा पूछा जाता है, डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित अक्षमता है, लेखन से या पठन से, तो यह पठन से है, पढ़ने की अक्षमता से है। तो ये दो चीज़ इसमें आते हैं पढ़ने की अक्षमता में, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, बच्चा बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है, बी को डी पढ़ने लगता है, डी को बी, तो उसी दोनों में कंफ्यूज होता है। जैसे डब्ल्यू और एम अक्षर हैं, इसमें भी कंफ्यूज होता है कि डब्ल्यू है कि एम है, तो ये पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है। तो इसमें दो आते हैं, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, इसको आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। अगला हमारा है लिखने की अक्षमता की वजह से, कौन कौन से होते हैं, आग्राफिया, डिसग्राफिया, अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, असिम्बोलिया, इतने हैं हमारी अक्षमता जो लेखन के अंतर्गत आती हैं, मतलब लिखने संबंधी विकार जो होते हैं उसकी वजह से जो अक्षमता होती है उसके नाम हैं, तो इसी के अंतर्गत आते हैं। आप सब एक लाइन से इसको याद कर सकते हैं कि ये किसके अंतर्गत आएगा, लिखने की अक्षमता के अंतर्गत, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही पूछता है क्या पूछता है, डिसग्राफिया किस अक्षमता से संबंधित है, तो ये लेखन से संबंधित अक्षमता है, तो वही ग्राफिया भी होगा लेखन से संबंधित, अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और असिम्बोलिया, तो इतना आप याद रखिए। अब गणितीय संबंधी अक्षमता क्या होती है, तो जोड़ने घटाने में जो दिक्कत होती है, छोटा बड़ा कौन सा है, क्रमबद्धता दिक्कत होती है उनमें समझने में कि क्रम से कौन होगा, कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, तो इस टाइप के जो समस्याएं होती हैं वो गणितीय समस्या से संबंधित होती हैं। उसके अंदर जो होती है बच्चे के अंदर गणितीय संबंधी अक्षमता होती है। तो ये इतने प्रकार के टाइप हैं। वर्बल डिस्कैलकुलिया क्या होता है, वर्बल डिस्कैलकुलिया मतलब अगर किसी गणितीय तथ्य को समझना है तो बोल के समझाने में उन्हें समझने में दिक्कत होता है, वर्बल तरीके से समझाने में वो नहीं समझ पाते हैं, तो ये होता है वर्बल डिस्कैलकुलिया। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, अब हर सभी में डिस्कैलकुलिया आया हुआ है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन आप जानते हैं, कैलकुलेशन मतलब होता है गणना, तो वो किससे संबंधित हो गया, वो गणित से संबंधित हो गया।
तो आप जब भी देखेंगे इस टाइप की जितने भी अक्षमता होंगी सबके पीछे जो है डिस्कैलकुलिया आया होगा। तो आप वैसे ही समझ जाएंगे ये गणितीय संबंधी अक्षमता है। अब ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया है, जिसमें ग्राफिक से रिलेटेड जो होते हैं उसको समझने में बच्चे जो है उन्हें दिक्कत होता है समझने में, ग्राफ समझने में। तो उस टाइप की जो अक्षमता होंगी क्या कहेंगे उसको, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया कहेंगे। ऐसे ही प्रैक्टोग्लोस्टिक डिस्कैलकुलिया होता है, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया होता है, ऑडियोग्राफिक डिस्कैलकुलिया होता है। तो इतनी जो है गणितीय संबंधी अक्षमता होती है, आप एक जगह लिख के इसको याद कर लीजिए। कुछ और भी अक्षमताएं हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहला है क्या है, डिसमॉर्फिया। इसमें क्या होता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे बच्चा हो, वो अपने शरीर के अंगों को छोटा या अविकसित होने का भ्रम हो जाता है। उसके अंदर क्या भ्रम हो जाता है कि मेरा अंग जो है छोटा है, अविकसित है, सही तरीके से विकसित नहीं हुआ है, इस टाइप के भ्रम हो जाता है। तो ये किस प्रकार की अक्षमता में आएगा, डिसमॉर्फिया। याद रखिए डिसमॉर्फिया। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया किस प्रकार की अक्षमता है, गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। तो गंभीर तनाव की अवस्था क्या है, मतलब चाहे वो बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसके लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो अपने फ्यूचर को सोचने के बजाय उस घटना के बारे में सोचने लगता है कि ऐसा जो है मेरे साथ क्यों हुआ, और जिसकी वजह से क्या होता है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है और अपने लाइफ को बर्बाद कर देता है। वो आगे के बारे में सोच नहीं पाता और वो हमेशा तनाव की, डिप्रेशन की अवस्था में रहता है। तो ये जो अक्षमता होती है वो डिस्थीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्थीमिया। बुलिमिया क्या होता है, भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार होता है। तो ये आप जान जाइए कि बुलिमिया का होता है, भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार होते हैं। ये जो भोजन करने संबंधी समस्या होती है, अक्षमता होती है, वो बुलिमिया करे। जैसे निकलने में क्षमता ना हो, निकलने में दिक्कत होता हो, तो इस टाइप की समस्या जो होती है उसको बुलिमिया कहती हैं, अक्षमता जो होती है। आत्मविभोर भी एक अक्षमता होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण से अनजान रहता है। तो इस टाइप की जो अक्षमता होती है आत्मविभोर अक्षमता कहलाती है। मतलब कि पर्यावरण रोज़ वो अपने आसपास के क्षेत्रों को देखता है लेकिन उससे अनजान रहता है, नहीं समझ पाता पर्यावरण को। तो वो क्या कहलाता है, किस टाइप की समस्या है इसके अंदर, वो कौन सी अक्षमता बोली जाए इसको, आत्मविभोर अक्षमता होती है। तो इतने थे हमारे अक्षमता जो एग्ज़ामों में बदल बदल कर पूछता है। तो बताइए क्लास कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।